Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनु गर्ग है। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 91 आई है। मेरी मेंस में 27 मार्क्स हैं, मेरे इंटरव्यू 160 मार्क्स है, टोटल मार्क्स मेरे 987 हैं। मेरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ओवरऑल फर्स्ट रैंक आई है। मैं पीडब्ल्यूडी 2 यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। यूपीएससी में क्लासिफिकेशन जो होता है पीडब्ल्यू कैटेगरीज़ का, वो इस प्रकार होता है कि पीडब्ल्यूडी 1 के अंदर लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ के लोग आते हैं, पीडब्ल्यूडी 2 में विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं, पीडब्ल्यूडी 3 में हार्ड ऑफ हियरिंग या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड आते हैं, पीडब्ल्यूडी 4 में लर्निंग डिसेबल्ड या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग आते हैं, पीडब्ल्यूडी 5 में मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी आती है। इसमें पीडब्ल्यूडी 4 को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना अलाउड नहीं रहता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आने के बाद में काफ़ी फॉर्मलाइज हो चुका है स्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट का, और हर साल वैकेंसीज़ यूपीएससी डिक्लेयर करता है और उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेजरली मैं ये बताना चाहूँगा कि स्क्राइब की रिक्वायरमेंट एक काफ़ी बड़ी इशू रहता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो खुद से अपना पेपर नहीं लिख सकते। उसके लिए यूपीएससी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन है जो किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन, उससे ऊपर किसी भी स्क्राइब की क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे ग्रेजुएशन कैंडिडेट को होना चाहिए अगर, तो जो स्क्राइब है वो ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं हो सकता। वो मास्टर्स परस्यूइंग हो सकता है पर मास्टर्स उसका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मास्टर्स परस्यूइंग है भी तो वो ग्रेजुएट ही कहलाएगा टेक्निकली। तो स्क्राइब जो हम चूज़ कर रहे हैं वो 10th क्लास से ऊपर होना चाहिए और उसका मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। तो हम जब कोई स्क्राइब चूज़ कर रहे हैं तो हम काफ़ी वाइजली चूज़ करें कि हम किसको स्क्राइब बना रहे हैं, क्योंकि हम कितना भी याद कर लें, हम कितना भी पढ़ लें, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि वो स्क्राइब एग्जाम में कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी राइटिंग स्पीड क्या वो हमारे जो बोलने की स्पीड से मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर 4 आवर्स में कंप्लीट करना काफ़ी नेसेसरी है। जीएस में मेंस में हर पेपर को लिखने में कम से कम 4 आवर्स मिलते हैं और 50 पेजेस हमें लिखने होते हैं। तो 50 पेजेस 4 आवर्स में लिखना काफ़ी टीडियस टास्क होता है, क्योंकि जब हम स्क्राइब से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें पहले वो हमें क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे। क्वेश्चन यूपीएससी का काफ़ी इलेबोरेट होता है, उसमें मल्टीपल डिमांड रहती है। उन डिमांड को समझने के लिए हमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट करवाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। उसके बाद में हम अपना आंसर जब बताना शुरू करेंगे तो स्क्राइब को उसकी समझ होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो उसका मतलब क्या है, ताकि वो लिख पाए उसको। वो वर्ड जैसे मैं ज़ुज़नथिला एल्गी बोलता हूँ कोरल रीफ के अंदर, तो उनको स्पेलिंग आनी चाहिए ताकि वो बार बार हमसे स्पेलिंग ना पूछे, हमें बार बार हमारा जो फ्लो है वो ना टूटे, वो कंटिन्यूसली लिखते जाए। और इसके बाद में हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि डायग्राम्स और ये सब चीज़ें में उनको पहले से कोऑर्डिनेट कर देनी चाहिए कि हम किस प्रकार के डायग्राम बनाने वाले एग्जाम में, ताकि उनको भी ईजी रहे। प्रीलिम्स पेपर में अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके अंदर जीएस पेपर में एमसीक्यूज़ में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ओएमआर जो शीट होती है उसको ढंग से भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही में जो सेकंड पेपर होता है सीसैट का पेपर होता है। सीसैट के पेपर में मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। मैं पर्सनली अपने केस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फोकस करता था, क्योंकि 20th क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं और सीसैट में रिक्वायरमेंट होती है कि हम 27 नेट क्वेश्चंस करेक्ट करें, यानी कि 66 मार्क्स रीच करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चीज़ होती थी जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती थी और वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते थे। अगर हम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर भी लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक इंस्टेंट डेवलप हो जाता है कि हमें क्वेश्चन देखते पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, उसका क्या आंसर होगा। तो स्क्राइब के साथ अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ईजी रहता है। उसमें हम कोशिश ये करें कि पहले हम क्वेश्चन उनसे बुलवा दें, उसके बाद में पैसेज पे जाएँ, ताकि हमें आइडिया रहे कि क्वेश्चन क्या था, तो बार बार पैसेज को हमें रेफर नहीं करना पड़ेगा, इससे टाइम बचेगा। क्योंकि सीसैट में हमें 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यूपीएससी में ये रूल है कि फॉर एवरी आवर हमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो फॉर अ 2 आवर पेपर जो प्रीलिम्स में होता है उसमें हमें 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और फॉर अ 3 आवर पेपर इन मेंस हमें 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीसैट में मैं पहले सारे कॉम्प्रिहेंशन करता था, उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे डिस्टेंस डायरेक्शंस और
फैमिली ब्लड रिलेशंस, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं और मेंटली सॉल्व करे जा सकते हैं। फिर मैं ये क्वेश्चन करता था। और लास्ट में मैथ्स को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ्स हमें नहीं पता यूपीएससी कब कितने क्वेश्चन मैथ्स के पूछ ले, या फिर कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग भी टफ आ सकता है। तो बीइंग अ पर्सन डिसेबिलिटी कैंडिडेट हमें मैथ्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना। कुछ टॉपिक हमें मैथ्स के प्रिपेयर करने हैं, और जो टफ टॉपिक्स भी हैं जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, उनको भी इग्नोर नहीं करते हुए बेसिक तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, ताकि कभी अगर ये टॉपिक ईजी आए तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व कर पाएँ। साथ ही में जीएस का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन पैटर्न हमें पहले से स्क्राइब को कम्प्लीट करना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन 3 या 4 पैटर्न्स के आते हैं। फर्स्टली नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके 3 या 4 ऑप्शन होंगे ABCD। हमें ये भी ध्यान रखना है कि OMR में हमेशा ABCD ही होता है जो हमें बबल्स मार्क करने होते हैं। तो अगर हमारा स्क्राइब ABCD बोल रहा है तो ये इनमें से कोई एक फाइनल आंसर होगा। अगर हमारे स्क्राइब 1 2 3 4 बोल रहे हैं तो वो फाइनल आंसर डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर ABCD के फॉर्मेट में ही होगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन पैटर्न है वो है ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछ रखा होगा और डायरेक्टली हमें ABCD ऑप्शन होगा जिनमें से हमें एक चूज़ करना होगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। इसमें 1 2 3 4 पहले 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, फिर नीचे दे रखा होगा A 1 and 2 आर करेक्ट, B 2 and 3, C 1 2 3, D नन। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि 1 2 3 में से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है और उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो असली आंसर ABCD में से ही होगा। इसका हमें खासकर ध्यान रखना है, 1 2 3 में से मान के उसको ABCD ना मान के आंसर ना कर दें। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, पर आजकल जो यूपीएससी पूछ रहे हैं उन्होंने इसको टफ बना दिया, क्योंकि वो मल्टीपल रीजंस देते हैं और वो सब्सटेंशिएट करना है वो काफ़ी एम्बिगुअस रहता है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, साथ ही में नीचे एक या एक से ज़्यादा रीज़न दे रखे होंगे। हमें पहले पता करना है कि वो जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं क्या वो इंडिविजुअली ट्रू है, फिर उसके बाद में हमें पता करना है कि वो स्टेटमेंट्स जो रीज़न है नीचे क्या वो अबव गिवन असर्शन को जस्टिफाई करते हैं, उनको सब्सटेंशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें ये एक फ़ायदा रहता है कि स्टेटमेंट और रीज़न दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, किसी ना किसी एक को तो ठीक होना पड़ेगा। तो अगर हमने पता कर लिया कि स्टेटमेंट ठीक है तो रीजंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। साथ ही में फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमें चेक करना होता है कि कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। ये क्वेश्चन में हमें सारे जो पेयर्स होते हैं वो करेक्टली पता होने चाहिए, उसके बिना उनको अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लग पाती है। मैथ द फॉलोइंग में 2 कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम में कुछ वर्ड दे रखा होगा या फिर कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे रखा होगा, उसके नेक्स्ट कॉलम में उसका एसोसिएटेड दे रखा होगा। तो हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट कॉलम में जो चीज़ दे रखी है क्या वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। कितनी, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट दे रखे थे, जिसमें रफ़ेल और ये सब चीज़ें दे रखी थी और वो बताता था कि उनका जनरेशन कौन सी है। तो हमें मैच करना था कि क्या रफ़ेल 5th जनरेशन है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है और मैच कितने पेयर हो रहे हैं, और नीचे फिर ABCD में होगा कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर, उनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने जो नोट मेकिंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए। नोट मेकिंग के लिए मैंने व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया ऐप्स, कीप नोट्स, वन नोट, एवर नोट, ऐसी नोट मेकिंग ऐप्स का यूज़ किया था। इसके लिए मैं अपने जो स्मार्टफोन होता है, हमें कोई लैपटॉप की या फिर कोई बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फ़ोन में ही OTG केबल के थ्रू फिजिकल कीबोर्ड को कनेक्ट करा करता था। जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है वही सेम कीबोर्ड हम OTG केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। उस कीबोर्ड में मैं नोट्स व्हाट्सएप पे लिखा करता था। उस नोट्स को व्हाट्सएप पे सेंड करके एक सेपरेट ग्रुप के अंदर अपने एक फ्रेंड को ऐड करके मैंने उस ग्रुप में अपने एक फ्रेंड को ऐड कर रखा था। उसके बाद में वो जो नोट्स होते थे मैं उनको कंपाइल करके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल में कंपाइल कर लेता था। उस टेक्स्ट फाइल को फिर मैं डिफरेंट ऐप्स होते जैसे इन्विजन AI, कीबो, डॉल्फिन ईजी रीडर, इन ऐप्स में इंपोर्ट करके उनको पढ़ा करता था मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इन ऐप्स में टेक्स्ट को पढ़ना काफ़ी ईजी रहता है, PDF रीडर रहते हैं। जहाँ तक बात होती है न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्टली आप न्यूज़पेपर जो पोर्टल होते हैं जैसे हिंदू का पोर्टल या इंडियन एक्सप्रेस का, उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको ऐप से पढ़ सकते हैं, ऐप काफ़ी एक्सेसिबल रहती है, या फिर उनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट में काफ़ी इशू रहते हैं कि वहाँ पे एडवर्टीजमेंट रहते हैं, तो स्क्रीन रीडर के थ्रू नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, पर जिनको अगर हैबिट हो गई तो उससे कर सकते हैं। मैं पर्सनली कैलिबर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जितने भी न्यूज़पेपर पोर्टल होते हैं उनसे वो न्यूज़ आर्टिकल्स एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर EPUB फाइल यानी कि ई फाइल में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। उस EPUB फाइल को डॉल्फिन ईजी रीडर से मैं पढ़ा करता था। डॉल्फिन ईजी रीडर से EPUB फाइल पढ़ने का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें डिफरेंट जो हेडिंग्स होती है उसमें हम नेविगेट कर सकते हैं। तो यूपीएससी में हमें सिलेक्टिव आर्टिकल्स ही पढ़ने होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स और क्राइम हमें नहीं पढ़ना, हमें ब्रॉडर इशूज़ पढ़ने हैं। तो वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल हमें पढ़ना है वो हेडिंग से हम पता कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ही पढ़ सकते हैं। तो कैलिबर सॉफ्टवेयर से न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में डॉल्फिन ईजी रीडर ऐप से उसमें हेडिंग को नेविगेट करते हुए उस न्यूज़पेपर को पढ़ा जा सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स अगर हम हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इस जर्नी के अंदर। फर्स्टली क्वेस्ट फॉर स्क्राइब को ढूंढ पाना और उनसे कोऑर्डिनेट कर पाना एक काफ़ी बिग टास्क रहता है,
क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली हमारे पेपर में एक्सप्रेस हो पाए। तो स्क्राइब हमें ढूंढे तो काफ़ी जो डेडिकेटेड हो, जो वॉलंटरीली हमारा हेल्प कर पाए, हम उनको एज अ स्क्राइब ढूंढें। सेकेंडली, काफ़ी सोशल स्टिग्मा रहता है कि हमें लोग बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा। पर इनफ एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने काफ़ी सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनको देखा था, और वो काफ़ी अपने अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, और उन्होंने एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी रैंक से क्वालिफाई भी कर रखा है। तो अगर वो लोग भी कर सकते हैं, अगर मेरी भी 91 रैंक आ सकती है तो कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं किया था, जो नॉर्मल सब लोग करते हैं मैंने वही किया था। थर्डली, इशू आता है कि टेक्नोलॉजी का। मैंने टेक्नोलॉजी को इंटेंसिवली रेफ़र किया था अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है कि वो यूपीएससी जितना ओशियनिक सिलेबस हमको पढ़ के सुना सके। तो स्क्रीन रीडर्स काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि जॉस, जैसे कि टॉकबैक, और अलग स्क्रीन रीडर जो भी यूज़ करना चाहते हैं उनको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं अपना पढ़ाई करने के लिए। साथ ही में जो टॉपर्स कॉपीज़ होती हैं, या फिर जो हैंड रिटन कॉन्टेंट रहता है, किसी टॉपर के नोट्स हुए या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, क्लास नोट्स हुए, वो पढ़ने में इशू आ सकता है। उसके लिए मेरी मदर का काफ़ी हेल्प था। वो मुझे टॉपर कॉपी पढ़ के सुनाती थी, और फिर मैं उनके नोट ज़रूर बनाया करता था अपने कीबोर्ड से टाइप करके अपने फ़ोन के थ्रू ही। तो इस चीज़ में मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली का मेरे पे सपोर्ट सिस्टम के लिए एक ट्रस्ट था। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं भी निकला, तब भी उनका मुझे सपोर्ट था कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, ये एक बार में नहीं निकलता, इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट लग सकते हैं, और मुझे अगर मैं अच्छा करता पा रहा हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे एक अटेम्प्ट और ट्राई करना चाहिए, और उसमें मेरा डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। साथ ही में पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए मैं एक ऑप्शन और बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम होता है जो काफ़ी अच्छा प्लान भी हमारे लिए हो सकता है। अगर यूपीएससी में हमारे कुछ अटेम्प्ट हो चुके हैं, हमारा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल का हमारा सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस इस एग्ज़ाम में भी होता है। तो इस एग्ज़ाम में अगर हम पढ़ के जाएंगे, अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो गया तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया में। वो काफ़ी अच्छी जॉब होती है। उसके बाद में अगर हमारा जीआरएफ हो गया, उसके कुछ नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, तो जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में हमें पीएचडी परस्यू करने के लिए 47,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है केवल पीएचडी परस्यू करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बैकअप हो सकता है, और एक काफ़ी अच्छा प्लान भी हो सकता है। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और भी काफ़ी इश्यूज़ आएंगे जर्नी में, पर हमें हार नहीं माननी, और अगर हम ग्रेट और डिटर्मिनेशन के साथ इस एग्ज़ाम को परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सकता है। जहाँ तक बात होती है कि हम सिलेबस को कैसे पढ़ें और कौन सी बुक लिस्ट को रेफ़र करें, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो जीएस के लिए जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, तो हम किसी भी मंथली मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं। मंथली मैगज़ीन में कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि उसमें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा होता है, तो उसका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो हमें उसको इग्नोर ही करना पड़ता है। पर हम कोशिश ये करें कि जो टेक्स्ट है हम उसको तो अच्छे से पढ़ पाएँ, ताकि हमें वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। साथ ही में एक बहुत फ्रीक्वेंटली कोई आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो होता है ज्योग्राफी को लेके, क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी मैप्स आते हैं जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं कर सकते। तो मैप के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम मैप को, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैप का, उसको हम इग्नोर कर दें। पर मैप के नीचे अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ टेक्स्ट में लिखा रहता है, जैसे माउंटेन रीजन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है कि रॉकीज़ अगर नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में, वो नीचे लिखा हुआ रहता है। तो हम वो ज़रूर से याद कर लें ताकि ज्योग्राफी में हम उसको कोट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हम ज्योग्राफी के पेपर में बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस करें, और उसे मैप्स अगर हमसे नहीं हो पा रहे तो हम उसको बहुत चिंतित हो जाएँ। हम उन मैप्स को एक लिमिटेड अमाउंट पे इग्नोर कर सकते हैं। हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, या फिर डिफरेंट विंड पैटर्न्स है, विंड करंट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो, इसके लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प भी ले सकते हैं। टैक्टाइल मैप्स आते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। नोट मेकिंग के लिए कीबोर्ड जैसे मैंने आपको बताया उसका यूज़ कर सकते हैं। इनविजन एआई जैसे ऐप्स है, उसमें हम बुक्स जो होती है एम लक्ष्मीकांत हो गई या स्पेक्ट्रम हुई, उनको इंपोर्ट करके उनको सुन सकते हैं। बुक शेयर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें ईपब फाइल में बहुत सारी बुक्स इजीली अवेलेबल रहती है। इसकी फ्री मेंबरशिप है, हम वहाँ से भी काफ़ी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं भी है, तो एक जी लाइब्रेरी नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डिफरेंट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बुक्स वहाँ से डाउनलोड करी थी और अपने रीडर्स में उसको इंपोर्ट करके पढ़ी थी। जहाँ तक बात हुई सीसेट पेपर की, सीसेट पेपर के लिए भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सीसेट पेपर कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी टफ पड़ सकते हैं, और उसकी कट ऑफ भी हमें एज़ पर अदर कैंडिडेट्स ही 66 मार्क्स ही लानी होती है। तो इसके लिए रीडिंग कॉम्पिटिशन पे फोकस करें। किसी और अगर आपके पास कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है जिसको मैथ्स का नॉलेज है, जैसे कि मेरे केस में मेरे मामा थे, उनसे मैं मैथ्स पढ़ा करता था, वो मुझे मैथ्स के कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम बता के पढ़ा दिया करते थे ताकि मैं एग्ज़ाम में उनको भी कर पाऊँ। साथ ही में अगर बात है मेंस की, तो मेंस में हमें जीएस के पेपर होते हैं, उसके लिए जो नॉर्मल बुक लिस्ट होती है जैसे कि एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटिकल साइंस, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री,
आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र सर की बुक, और जोग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज़ आर इनफ। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटीज़ आर इनफ। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, या फिर इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर की बुक। साथ ही में आपके ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिक कुछ बुक रहेगी। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था। एक क्वेश्चन और रहता है कि ऑप्शन में अगर मैप्स आते हैं या फिर कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा जाए। यूपीएससी हमें प्रोविजन देता है कि उनके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर में अगर कुछ मैप आ रहे हैं तो या तो हम उनके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं वो कर लें, या फिर अगर हम उन क्वेश्चन को स्किप भी कर देंगे तो उन क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उनके प्रपोर्शन में जो और क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे उनके प्रपोर्शन में हमें मार्क्स मैप वाले क्वेश्चन में रिवॉर्ड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रहता है। ये बात हुई मेंस की। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बोलूँ तो वो किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे अगर हम गूगल में सर्च करेंगे कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईयर डाल देंगे तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल रहते हैं। कुछ वेबसाइट इनएक्सेसिबल डेफिनेटली रहती है, पर अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हमें डेफिनेटली वेबसाइट्स मिल जाएगी जो एक्सेसिबल भी हैं। अगर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें, इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है कि अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो हमें यूपीएससी के कैंपस में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, या फिर हमें कुछ स्टिग्मा वहाँ पर अटैच नहीं होगा, कुछ स्टीरियोटाइप तो नहीं रहेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि यूपीएससी एज इंस्टीट्यूशन काफ़ी कॉर्डियल है, काफ़ी कोऑपरेटिव है। वो हमें एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हमें कुछ इशू है। वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमें कुछ चाहिए तो हमें पहले से यूपीएससी में उनको नोटिफाई कर सकते हैं थ्रू अ मेल, और वो टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही में बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है जो ऑप्शन हमारे पास रहता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में हम ब्लैक बोर्ड्स या फिर प्लेन पेपर्स या फिर कुछ भी टेलर फ्रेम, ये सब चीज़ें हम यूपीएससी डिमांड कर सकते हैं और उसकी परमिशन यूपीएससी में दे देता है ताकि हम प्रीलिम्स के सेंटर में और मेंस के सेंटर में उनको लेके जा सकें। इंटरव्यू में भी अगर किसी की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कुछ व्हील चेयर से फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो भी हम इंटरव्यू में लेके जा सकते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं डिसेबिलिटी पे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे पर्सनली मेरी पर्सनल लाइफ पे डिसेबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। मोस्टली जो मेरा इंटरव्यू था वो सब्जेक्ट मैटर पे ही बेस्ड था। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा होगा तो उसमें 3-4 कॉलम होते हैं। फर्स्टली वो पूछते हैं कि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें आप येस करेंगे। उसके बाद में वो पूछते हैं कि डू यू नीड अ स्क्राइब, उसमें भी आप येस कर देंगे अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है। फिर वो पूछते हैं कि स्क्राइब आपको ओन स्क्राइब चाहिए या कमीशन स्क्राइब चाहिए, ये आपकी चॉइस है कि आप कमीशन स्क्राइब लेना चाहिए या ओन स्क्राइब लेना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट चॉइस जो हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम। कंपनसेटरी टाइम ये होता है कि फॉर एवरी सिंगल आवर ऑफ द एग्जामिनेशन हमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। फॉर प्रीलिम्स 2 आवर का पेपर होता है तो हमें 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। फॉर मेंस 3 आवर का पेपर होता है, हमें 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है फॉर ईच पेपर। इसके बाद में एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है डू यू नीड असिस्टिव डिवाइस टू बी कैरी टू द एग्जामिनेशन हॉल। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो हमें पर्सनल रिक्वायरमेंट होते हैं टू बी बेटर इक्विप्ड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें ब्लैक बोर्ड जैसी चीज़ हो सकती है। अगर हमें पार्शियल विजन है तो ब्लैक बोर्ड हम यूपीएससी में कैरी कर सकते हैं। प्लेन पेपर्स हम कैरी कर सकते हैं ताकि उसमें बड़ा बड़ा लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। टेलर फ्रेम एक चीज़ होती है जो हम कैरी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर एक लिस्ट होती है, उसमें हम चूज़ करके यूपीएससी को पहले से इंटीमिडेट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। यूपीएससी वो प्रोवाइड हमें कर देता है। एक लेटर होता है जो यूपीएससी के एग्जाम के जस्ट 2 या 3 दिन पहले हमारे पास आता है मेल के थ्रू। वो लेटर हम एग्जाम हॉल में दिखा के वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यूपीएससी ने दे रखी है, तो हमें इसका यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी के सिलेबस की लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, काफ़ी ओशनिक सिलेबस पर रहता है। पर ऐसे नहीं कि हम इसमें फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके हम बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते गए। क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी होंगे जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल हैं और मेजर बुक्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि बुक शेयर उनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमें अवेलेबल कराता है, वहाँ पे प्रूफ रीडिंग भी होती है। तो हम ये ट्राई करें कि उन बुक्स पे ही रिलाई करें रादर देन मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करें फोमो में आके। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हमें बहुत सारे सोर्स पढ़ने की जगह एक सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ना चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने अपनी जर्नी के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेज नहीं पढ़े थे, रादर जो सोर्सेज अवेलेबल थे उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। साथ ही में नोट मेकिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नोट मेकिंग हमें अलग से बनानी ही चाहिए ताकि बुक को कंसाइज वे में हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बुक को बार बार पढ़ने में उस पर्टिकुलर पेज पे जाने में हमें डिफिकल्टी आ सकती है। तो अगर हमारे पास नोट्स रहेंगे और स्पेसिफिक अगर उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर कीप नोट में डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू अगर हम क्लासीफाई कर पाएंगे तो उसी नोट पर जाके सर्च करके वहाँ तक नोट पर जाना ईजी रहता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब मेरी जो आंसर राइटिंग थी वो मेरी मदर मुझे कराया करती थी, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है और हो सकता है स्क्राइब हमारे पास हमेशा अवेलेबल ना रहे 24/7 की हमें आंसर राइटिंग करा पाए। तो हमारे पास इस केस में 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो फर्स्टली हम स्क्राइब अवेलेबल है तो बेस्ट कंडीशन है। सेकेंडली
हमारे फैमिली में या फिर कोई और वॉलंटरीली हमारे भाई या बहन कोई फैमिली में कुछ भी हो, नेबर हो, वो अगर कुछ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। थर्डली, एक ऑप्शन ये भी रहता है कि क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। हम एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें हम अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लें कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसमें क्या पॉइंट्स लिखूंगा, उसको कैसे पॉइंट्स जनरेट करूँगा, उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या इंट्रोडक्शन लिखूंगा, या फिर इसमें मैं एक्स्ट्रा डायग्राम के बना सकता हूँ। ये अगर हम अपने माइंड में भी सोच लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अगर लिखने के लिए हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है तो। यूपीएससी के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, एक 2023 में और 2024 में। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट करी थी, तो इस पूरी जर्नी में मैंने जो भी रिसोर्सेज करे मैंने उनको लिमिट करने का काफ़ी कोशिश करी कि मल्टीपल रिसोर्सेज से किसी का फ़ायदा नहीं होता, रादर आप कन्फ्यूज होते रहते हैं। और तो इसके लिए मैंने जो रिसोर्स फॉलो करी मैं अपनी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें पर हमें पूरी कवर टू कवर उस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए, रादर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हुआ, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, तो इनको हमें ढंग से पढ़ना चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। सेकेंडली, फॉर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा सर की बुक। इन दोनों में फ़र्क ये है कि स्पेक्ट्रम बुक में हमें जो पूरे फैक्ट्स और फिगर्स हैं हिस्ट्री के वो एक जगह पे कंपाइल्ड मिल जाते हैं, पर उसमें हमें नैरेटिव हिस्ट्री का कम मिलता है। बिपिन चंद्र सर की बुक के अंदर हमें नैरेटिव और स्टोरी की फॉर्म में पूरी हिस्ट्री डिस्क्राइब मिलती है। तो अगर आपको एक हिस्ट्री का बेसिक आइडिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से रिवाइज करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर सकते हैं। अगर हमें स्टोरी समझनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ, पहले ब्रिटिशर कैसे आए, इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे प्रोग्रेस किया, तो बिपिन चंद्र सर की बुक बेस्ट रहेगी। ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की फिजिकल NCERT, फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT बेस्ट बुक है और उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा GC लियोंग एक बुक आती है, उसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता क्योंकि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है। उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जैसे ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाउड फॉर्मेशन, विंड पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ टॉपिक्स, लैंड फॉर्म्स, इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, बाकी टॉपिक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। पर 11th और 12th की NCERTs जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली स्पेशली, उनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि यूपीएससी में बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो यूपीएससी के स्कोप में आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 11th की और 12th में से किसी एक बुक की, क्योंकि वो चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली, मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT की बुक हमें पढ़नी है। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डेफिनेटली इन सब चीज़ों के करने ही हैं। एनवायरनमेंट के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स या बल्कि बुक को ना उठाएं, शंकर आई इसका एक सोर्स रहता है, पर उस बुक को भी बहुत डिटेल में नहीं करना। उसमें जो चीज़ें काफ़ी काम की, स्पीशीज़ इन न्यूज़ या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होता है, स्पीशीज़ कैसे क्लासीफाई होती है, ओमेगा अल्फा स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ इंटेंसिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एनवायरमेंटल लॉस आज तक क्या बने, ये टॉपिक हम गो थ्रू कर लें। जो रिसेंटली COP मीटिंग्स होती है UNFCCC के अंडर या फिर किसी भी और ऑनर्स के अंडर, ये मीटिंग्स को हमें ढंग से करंट अफेयर से पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। जहाँ तक बात है प्रीलिम्स के पेपर्स की, तो ये सेम इन सब पेपर से हमारा हो जाएगा काम। इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट के लिए हमें करंट अफेयर पेपर बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उससे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। साथ ही में एक मंथली मैगजीन भी अगर हम पढ़ लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। मेंस के लिए प्रीलिम्स के सोर्सेज ही काम आते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, पर कुछ टॉपिक हैं जैसे कि सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स प्रीलिम्स से नहीं पूछे जाते। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मेंस में कुछ 10 या 15 सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में प्रोवाइड कर रहा है। सोसाइटी में जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, रीजनलिज्म हुआ, या फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, रोल ऑफ वुमेन हुआ, मार्जिनल सेक्शंस हुआ, ये टॉपिक सोसाइटी में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं और इनमें ही क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी बुक से या फिर किसी भी कोचिंग के मटेरियल से, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। रादर मैटर ये करेगा कि हम टॉपर कॉपी से कितना वैल्यूडेशन अपने इन टॉपिक्स में कर पा रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, ये टॉपिक्स मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे भी हम अपना कंटेंट टेम्पलेट आंसर 2 और 3 पेजर के नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जहाँ तक बात है और पेपर्स की, जैसे कि GS4 एथिक्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट एथिकल रिलेटिविज्म क्या होता है, यूनिवर्सलिज्म क्या होता है, कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज़ जो होती है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच या फिर यूटिलिटेरियन अप्रोच, ह्यूमन राइट्स अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये इन सब जो कीवर्ड्स होते हैं, हम कॉग्निटिव डिसोनेंस, एथिकल बिहेवियर, मॉरल कंपस, इन सब की कीवर्ड्स की लिस्ट, इन सब की मीनिंग्स, इन सब से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, किसी सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल्स, इन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर करें। इसके लिए मैंने कुछ टॉपर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट कंपाइल कर रखी है, उन टॉपर्स के कीवर्ड्स की लिस्ट को ही यूज़ किया था।
साथ ही में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उनमें से किसी भी बुक को हम रेफ़र कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं एथिक्स के लिए स्पेशली। एथिक्स में मोर इम्पोर्टेंटली पार्ट ये है कि हम जो किसी भी क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट से, एथिकल कीवर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हैं हम, और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हम कितने उसमें कोट कर पा रहे हैं टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर्स। केस स्टडी की बात होती है तो केस स्टडी काफ़ी लेंदी होती है, उसको हमें ढंग से पढ़ना चाहिए पहले, उसमें अंडरलाइन उस टाइम पे ही कर देना चाहिए कि केस स्टडी में डिफरेंट एथिकल डायलेमास हमें क्या दिख रहे हैं, साथ ही में स्टेक होल्डर क्या हो सकते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में हम पूरी केस स्टडी को समराइज़ कर दें, या फिर उसमें मेजर जो पॉइंट है जो यूपीएससी हाईलाइट कर रहे हैं हमें, जो एथिकल डायलेमा में बताना चाह रहे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक का कनेंड्रम हुआ, या फिर उनको ऐसे वो कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में, पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ हुई, इनको हम इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दें। उसके बाद में 3 to 4 पेजेस में एथिक्स में हम शुरू में स्टेक होल्डर को इनोवेटिव तरीके से लिखें। कोशिश करें कि हर जो 6 क्वेश्चन केस स्टडी के आते हैं उनको सेम टेम्पलेट से आंसर ना करें, रदर समय कुछ इनोवेटिव करें। जैसे किसी में स्टेक होल्डर लिख दिए, किसी में एथिकल डायलेमास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, किसी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ बता दी जो उस केस में इन्वॉल्व है, किसी में हमने पर्सनल अपनी वैल्यूज़ बता दी जो हम उसमें फॉलो करेंगे, किसी में हमने अपना कोटेशन बता दिया कि मैं सेवो परम धर्म की आइडियोलॉजी से उस केस स्टडी को देखना चाहूँगा। तो ऐसे करते हुए हमें हर केस स्टडी को अलग अलग टेम्पलेट से सॉल्व करना चाहिए। ये एथिक्स की स्ट्रेटजी है। जहाँ तक बात है ऐसे की प्रिपरेशन की, ऐसे भी काफ़ी स्कोरिंग पेपर रहता है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 मार्क्स थे और सेकंड अटैम्प्ट में 89 मार्क्स थे। तो ऐसे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना, रादर हम पुराने 5 ईयर्स के टॉपिक्स को अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेड वैल्यू बेस्ड टॉपिक्स आजकल फिलोसफिकल टॉपिक्स यूपीएससी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इन फिलोसफिकल टॉपिक को एनालाइज करने के लिए जैसे एक टॉपिक था अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर। इस टॉपिक में हम शिप को मल्टीपल डायमेंशन एनालाइज करें कि एक शिप क्या हो सकती है। एक शिप एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, एक नेशन हो सकता है, या फिर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जियोपॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर एंटायरली यूनिवर्स भी हो सकता है। फिर इसको हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, वैल्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव, इन सब बेस से पर्सपेक्टिव सोचेंगे अगर, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। टू हैंडल ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग रादर देन कंटेंट। अगर हम अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग 15-20 मिनट्स लगा के कर भी देंगे तो ऐसे 10 पेजेस का 11 पेजेस लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब भी हम करेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में करें, उसमें आर्ग्यूमेंट्स लिखें, उसके एग्जांपल्स हम पहले से कोट करके लिखें, एक फ्रेमवर्क पहले से बना के लिखें ताकि ऐसे लिखना काफ़ी मुश्किल काम ना रहे। ऐसे के सोर्सेज़ की अगर बात हुई तो कोई डिफरेंट सोर्सेज नहीं होते। जो भी हमने एग्जाम्पल जीएस में पढ़े हैं वो सेम एग्जाम्पल हम ऐसे में भी कोट कर सकते हैं। जैसे शिप वाला एग्जाम्पल हुआ तो इंडिया एज अ कंट्री इकोनॉमिकली पहले हार्बर में थी। जब हम एक सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे 1990s तक, हमारा क्लोज मार्केट था, पर 1990s के बाद में अपना मार्केट ओपन किया और जो शिप ऑफ इंडिया थी, जो उसका मेन मोटिव था विकसित भारत का, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमने जीएस में पढ़े हैं उन्हीं सेम एग्जाम्पल्स को हम ऐसे में कोट कर सकते हैं। कोई सेपरेट हमें एग्जाम्पल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर रिक्वायरमेंट ये है कि जीएस के एग्जाम्पल्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उनको ऐसे के लेंथ से भी पढ़ें और उनको अलग से एक जगह लिख लें ताकि एग्जाम में उनको मेमोराइज करने में काफ़ी ईजी रहे। जहाँ तक बात है अब इंटरव्यू प्रिपरेशन की, इंटरव्यू में कुछ बहुत सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम डैफ जो होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ें, क्योंकि उसमें सर्विस एलोकेशन, उसमें कार्डर पॉलिसी, उसके जो हमारे एक्टिविटीज़ जो 7 सेक्शन होता है वो एक्टिविटीज़, हॉबीज़, अचीवमेंट्स का होता है। इन सबको हमने एक बार भर दिया तो उनको दोबारा भरने का चांस हमें इंटरव्यू के पहले मुश्किल से मिलता है। तो एक बार में ही उनको हम बहुत समझ के, किसी से पूछ के, सीनियर से बात करके बढ़ें। जहाँ तक बात है अपने हॉबी सेक्शन की, इसमें फोकस ये करें कि हम यूपीएससी को जो बोर्ड बैठेगा उनको हम टॉपिक्स दें ताकि वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएँ। ज़्यादा दिन अपने अचीवमेंट्स में पूरा भर देने के हम उनको थीम्स दें या टॉपिक्स दें जिन पे कम्युनिकेशन हो पाए और एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो पाए। जिन टॉपिक्स में हम कंफर्टेबल हैं हम उन्हीं टॉपिक को डालें और उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स न डालते हुए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स डालते हुए उसमें कम्युनिकेट कर पाएँ। साथ ही में इंटरव्यू के लिए ये भी रहेगा कि मैं उस टाइम पे 2 पेपर पढ़ा करता था, एक हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस, ताकि करंट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जाती है, तो करंट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग मेरी ज़्यादा डेवलप हो जाए, तो इसलिए मैं 2 पेपर पढ़ता था। बाकी ओवरऑल जर्नी में 1 पेपर इनफ रहता है। मैं एक चीज़ के लिए प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि कोचिंग्स के लिए डिफरेंट कोचिंग्स होते हैं, वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। वो मॉक इंटरव्यूज़ में हमारी सोच रहती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यूज़ हैं तो हम उनमें अपीयर कर लें। पर इस मॉक इंटरव्यू का यूज़ बाद में कोचिंग्स बहुत सारे केवल मॉक इंटरव्यू के बेस पे हमारी रैंक क्लेम करते हैं। हमने वहाँ से मल्टीपल कोर्सेज नहीं करे होंगे, बट स्टिल केवल मॉक इंटरव्यू के आधार पे भी वो हमारी रैंक क्लेम कर लेते हैं। अब एक 30 मिनट्स का मॉक इंटरव्यू, एक 10 मिनट्स की डैफ एनालिसिस सेशन, उसमें हमारी 2 या 3 आवर्स की जर्नी वो जस्टिफाई नहीं होती। तो आप किसी भी टॉपर का कुछ भी देखें अगर वीडियो, तो आप टॉपर के वर्ड्स पर रिलाई करें रादर देन कोचिंग की जो बैनर्स होते हैं, प्रमोशनल मटेरियल होता है। और आप उसमें कोचिंग अगर आपको कुछ क्लेम कर रहे हैं कि जैसे किसी टॉपर ने वहाँ से मेंटरशिप ली है,
तो आप कोचिंग को अलग से पूछें कि जो मेंटरशिप टॉपर ने ली है वो क्या इंटरव्यू गाइडेंस की मेंटरशिप थी या फिर उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोर्स भी लिया है। तो इस चीज़ को जानना काफ़ी नेसेसरी है, क्योंकि काफ़ी कोचिंग है जो जस्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं और उसके थ्रू अपने डिफरेंट कोर्सेज़ को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। आप किसी भी कोर्स को परचेज़ कर रहे हैं तो उनके जिनसे भी आपका कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि जो टॉपर आप क्लेम कर रहे हैं, जो प्रमोशनल मटेरियल आपने लगा रखा है, क्या वो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से आया है या फिर वो ओवरऑल उन्होंने कौन से कोर्स करे हैं और वो कौन से कोर्स कितने बेनिफिशियल उनको रहे हैं। उसका अगर कोई टेस्टिमनी आपको पढ़ने को मिले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा टॉपर के वर्ड्स में। मैंने बहुत पहले एक पोइट्री पढ़ी थी, उस पोइट्री की मैं कुछ लाइन्स कोट करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी इज़ जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। इट्स ट्रू दैट आई कैन नॉट सी बट अ विजन लाइज इन मी। इट्स ट्रू दैट आई कैन नॉट वॉक बट आई कैन मूव द वर्ल्ड व्हेन आई टॉक। So in today's world with the help of technology, I believe that technology is a great enabler। तो कुछ बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं रह गई हैं कि मैं मानता हूँ कि एक्सेसिबल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आज भी है। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें आज भी इनएक्सेसिबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं जो आज भी गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, हम उनके थ्रू भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हम किसी और को खुद से कम ना समझे, हम खुद को खुद से किसी और से कम ना समझे कि हम किसी और से कम हैं या फिर कुछ हिंड्रेंस हैं। हम अपनी विद दिस डिसेबिलिटी ऑल्सो और विद दिस हिंड्रेंस ऑल्सो या फिर विद दिस स्पेशल एबिलिटी ऑल्सो हम लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।